प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 11 बच्चों से की बातचीत। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए थे पुरस्कार। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी का 3 दिन का भारत का दौरा आज से शुरू। दौरे से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत होने की उम्मीद। राष्ट्रपति अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। दिल्ली में आज भी नहीं हो पाया मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। हंगामे की भेंट चढ़ी दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही। चुनाव की अगली तारीख का ऐलान अभी नहीं। इससे पहले 6 जनवरी को भी हंगामे के कारण नहीं हो पाया था चुनाव। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस का किया परीक्षण। भारत में सशक्त, स्वदेशी, आत्मनिर्भर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। सॉफ्टवेयर को कमर्शियल ऑफ द शेल्फ हैंडसेट पर किया जा सकता है इंस्टॉल। यूजर्स की हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी का रखेगा ध्यान। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एक और डिजिटल पहल। कोविन के बाद सरकार ने लॉन्च किया यूविन। महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का रखा जाएगा डिजिटल रिकॉर्ड। देश के प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश के 2 जिलों को इस कार्यक्रम की पायलट योजना में किया गया शामिल। 11 जनवरी को देश के 65 जिलों में शुरू हुई पायलट परियोजना। और खेलों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला इंदौर में जारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए रखा 386 रन का लक्ष्य। जवाब में कीवी टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर बनाए 116 रन। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने आज शाम अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर देश के बाल नायकों से बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए थे। 11 बच्चों को कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को एक पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नकद प्रदान किए। पुरस्कार पाने वाले बच्चों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले बच्चों से आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय में मुलाकात की। पुरस्कार जीतने वाले बच्चों ने पदक जीतने पर खुशी जाहिर की, तो बच्चों के माता और पिता ने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए उम्मीद जाहिर की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले बच्चों से दिल्ली में मुलाकात की। गौरतलब है कि इस साल बाल पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री गुंजपारा महेंद्र भाई भी उपस्थित थे। ये सभी राज्यों और जिन जिन जिलों से ये बच्चे हैं विशेष, उन जिलों के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनके जो योगदान है उसकी पुष्टि होती है। सभी राज्य सरकारों के साथ उनका जो काम है, जो बच्चे प्रस्तावित करते हैं, उसकी पुष्टि होती है। साथ ही एक्सपर्ट्स की टीम भी बैठती है जिसमें मंत्रालयों के भी अलग अलग विशेषज्ञ बैठते हैं। उनका जो मंथन होता है उसमें से नाम फिर चुने जाते हैं। इस अवसर पर डीडी न्यूज से बात करते हुए पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों ने पुरस्कार पाने पर खुशी जाहिर करते हुए अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में मेहनत की है। उन्होंने बताया कि भविष्य में उनके कुछ कर गुजरने के सपने हैं, इसलिए वे किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे इसके रास्ते को भी उन्होंने साझा किया। मुझे ये अवार्ड इनोवेशन के लिए मिला है। तो मेरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, माइक्रोपा उसका नाम, जो कि पीने के पानी में पाए जाने वाले माइक्रो प्लास्टिक्स को
आसानी से डिटेक्ट और फिल्टर करने का एक इनोवेटिव सोल्यूशन है। I am world number 1 in under 12 girls, and I was also world number 1 in under 11 girls and world number 2 in under 10 girls. I am also a women FIDE master, and I have also achieved women candidate master titles in chess. And I won many international medals like Asian, Western Asian and many more. मैं जब से 9 साल की थी मैं एंटी बुलिंग और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रही हूँ और मैं बच्चों को उसके बारे में बात करती हूँ और समझाती हूँ कि उसको ओवरकम कैसे करना है और अभी तक मैंने 20 लाख बच्चों की मदद की है। अपने बच्चों को सफलता की सीढ़ियां चढ़ता देख हर माँ बाप का सीना चौड़ा होता है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला जब पुरस्कार पाने वाले बच्चों के माँ बाप ने कहा कि वे खुश हैं कि उनके बच्चों को पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी वे हर संभव प्रयास करेंगे कि उनके बच्चे तरक्की कर सकें। गौरतलब है कि भारत सरकार बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती है। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 6 श्रेणियों कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक सामाजिक सेवा और खेल में उनकी उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है, जो राष्ट्रीय मान्यता के पात्र हैं। बाल पुरस्कार जीतने वाले प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी आज 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में हिस्सा लेंगे। भारत यात्रा के दौरान वे भारतीय व्यापार समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज संयुक्त रूप से स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस का टेस्टिंग किया। आईआईटी मद्रास की इंक्यूबेटेड फर्म जैंट के ऑपरेशंस ने भार ओएस नाम के मोबाइल फोन के लिए एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। एप्पल के अलावा लगभग सभी स्मार्टफोन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भार ओएस भारत का नया प्राइवेसी सेंट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। भार ओएस को कड़े प्राइवेसी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड वाले संगठनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। नया स्वदेशी ओएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत तैयार किया गया है। भार ओएस एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो आज का स्टेप है, इस स्टेप से सॉफ्टवेयर वाले पीस में जो एक बहुत बड़ा गैप था, वो गैप भी फिलअप होता है। आईआईटी मद्रास को, स्टार्टअप्स को, आप सबको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। People don't want any system like this to succeed. So we have to be very careful, very cautious, very persistent. Continuously we'll have to keep working on making it successful. उस जर्नी के लिए we should be prepared. इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस तरह की तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार नीतियों में व्यापक बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीकें गरीबों की कई तरीके से सहायता करेंगी। इनोवेशन जो एकेडमिया से होती है, लैबोरेटरी से होती है, इंडस्ट्री उसको अपने तरीके से कैसे उसको कमर्शियलाइज करे, अडॉप्ट करे, उसको भी बढ़िया से जोड़ा गया है। और उस आधार पे हमारी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पे सारे विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकार, सब मिलके इसको एक पॉलिसी एनाबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ये आजाद भारत में प्रधानमंत्री जी की विजन का एक अप्लाइड एक्सपेरिमेंट है। ये आने वाले दिनों में बहुत सक्सेस हो, क्योंकि इसकी मूल बेनिफिशियरी गरीब आदमी होगा। गरीब आदमी होगा, उसकी डाटा, उसकी हेल्थ साइंस, उसकी एग्रीकल्चर, उसकी ट्रांजैक्शन, ये सब आने वाले दिनों में धीरे धीरे अपने व्यवस्था में हो जाएगी। रोजगार सृजन होगा, अपने देश में उद्योग आएंगे। भारी शोर शराबे के बीच दिल्ली में एक बार फिर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टल गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं कराना चाहती, इसलिए वो सदन को हंगामे की भेंट चढ़ा देती है। साथ ही
आम आदमी पार्टी इस चुनाव में हार के डर से चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। इससे पहले निर्वाचित पार्षदों और मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ था। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं होने देना चाहती है। आज का जो दृश्य दिखा है तो आम आदमी पार्टी, उसके नेता तो बाहर कह रहे हैं कि जी हम अब चुपचाप खड़े हैं, लेकिन अंदर उनके पार्षद जितना हंगामा, गाली गलौज, इट मीन्स कि उनको हंगामा खड़ा करना है। और ये स्थिति का जो नुकसान दिल्ली उठा रही है, आम आदमी पार्टी का रवैया अलोकतांत्रिक है और हम इसकी निंदा करते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, पार्षदों ने आज भी इशारा करके अपने पार्षदों को कहा कि आप वहाँ पे टेबल पर खड़े हो जाओ। और हमने मैं तो अंदर ही मौजूद था, तो मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद सारे टेबल पर खड़े हो गए, गाली गलौज करने लग गए। हमारी महिला पार्षदों के साथ में अपना ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में तो हाउस नहीं चल सकता, इसलिए आज को अपना एडजर्न करना पड़ा। और जल्दी नई तारीख आएगी तो मैं आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि हाउस को चलने दें और दिल्ली की जनता को मेयर अपना कोई मिल जाए, इसके लिए वो भी सहयोग करें। केजरीवाल साहब के अंदर भय है, उनके लोगों के अंदर 25 से 30 पार्षद उनके है ही नहीं यहाँ पर। उनके 25 से 30 पार्षद, उनमें दम है ना? अभी 1 घंटे के अंदर परेड करें 150 लोगों की, परेड करके दिखाएं, वो है ही नहीं। उनको जो 50 लाख से 1 करोड़ में टिकट बेची, वो कांग्रेस के लोगों को बेची। कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं चुनाव का बायकॉट कर रखा है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन 27 जनवरी को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कार्यक्रम के लिए इस साल रिकॉर्ड 38 लाख से भी अधिक बच्चों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें विभिन्न राज्य बोर्ड के छात्र भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस साल 155 देशों के छात्रों ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का छठा संस्करण आगामी 27 जनवरी को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित होगा। कार्यक्रम को लेकर छात्रों के बीच जबरदस्त उत्साह है और इस साल 38 लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण कराया है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.5 गुना से भी अधिक है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस बार विभिन्न राज्य परीक्षा बोर्ड के भी 16 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है। माईगॉव प्लेटफॉर्म पर छात्रों ने करीब 20 लाख प्रश्न प्रधानमंत्री को भेजे हैं। पिछले साल की रजिस्ट्रेशन की तुलना में इस बार लगभग 15,73,000 ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। टोटली 38 लाख से रजिस्ट्रेशन इस साल हुई है। और इस साल हम लोगों की कोशिश रही स्टेट बोर्ड में परीक्षा देने वाले बच्चे इसमें से आए। लगभग 16 लाख बच्चे स्टेट बोर्ड की इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 2000 से अधिक छात्र, अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे। देश के अलग अलग राज्यों से चयनित 102 छात्र भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय कला उत्सव के 80 अवार्ड विजेता छात्र भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जी अपने पूरे कामकाज के अंदर, इतनी व्यस्तता के अंदर देश की नई पीढ़ी को तैयार करने में भी अपने समय निकाल रहे हैं। एज ए गार्डियन, एज ए पेरेंट और एज ए मेंटोर, उन्होंने परीक्षा पे चर्चा को खुद लीड करने का काम किया। 2018 में शुरू हुआ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है और प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों को परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। बच्चों में परीक्षा के तनाव को दूर करने, उनके सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में ये कार्यक्रम काफी मददगार साबित हो रहा है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट करके इस विषय में जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में बताया, मुलाकात में महाराष्ट्र की चीनी मिलों के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल थे। बैठक में चीनी मिलों व सहकारिता क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित शीर्ष समिति की बैठक के दौरान आगामी एरो इंडिया की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में रक्षा मंत्री को एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 14वें संस्करण की व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। एयर शो 13 से 17 फरवरी के बीच कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने बैठक में आयोजकों से सभी प्रतिभागियों के लिए पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया 2023 न केवल एक कार्यक्रम होगा बल्कि रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में बढ़ती ताकत और एक मजबूत और आत्मनिर्भर न्यू इंडिया के उदय का भी प्रदर्शन होगा। यह जो आयोजन हो रहा है वह कर्नाटक राज्य को एविएशन और एरोस्पेस इंडस्ट्री को के एक एपी सेंटर के रूप में डेवलप करने में यह काफी सहायक होगा। यह स्टेट अपनी स्किल्ड मैन पावर और रोबस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए एक अपनी अलग पहचान रखता है। इस एक्सपो में जो भी कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी और जो भी ज्वाइंट वेंचर्स, जो भी स्टार्टअप्स आएंगे वे अपने बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही वे कर्नाटक की में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं फ्यूचर की, इसको भी वो समझने की कोशिश करेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री से जिस भी प्रकार के कोऑपरेशन की आवश्यकता होगी पूरा कोऑपरेशन आपको मिलेगा। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका के लिए लंबित मामलों को कम करना इसका एकमात्र तरीका अदालतें हैं। नई दिल्ली में ई कोर्ट्स परियोजना के पुरस्कृत लोगों के अभिनंदन समारोह में किरेन रिजिजू ने कहा कि न्याय में तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल 4 करोड़ 90 लाख लंबित मामले हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़ी भारी संख्या है। मामलों के निपटारे में देरी का अर्थ है न्याय से इनकार करना और न्याय में देरी। किरेन रिजिजू ने कहा कि ई कोर्ट्स एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। परियोजना अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना को लेकर काफी सकारात्मक हैं। वे न्यायपालिका की मांगों को पूरा करने और सहायता देने में काफी सक्रिय हैं। Today, the total numbers of pendency of cases in our country is around 4 crore 90 lakhs. 4 crore 90 lakhs is a huge numbers, especially when you think about so many people are unable to get justice. Pendency means delay of justice. Delaying of justice is denying of justice. When we are talking about access to justice, we must ensure that the justice must be delivered at the fastest possible pace. So, delivery of justice is a critical component here. The only way to reduce the rate of pendency is by coming together between government and judiciary. We'll have to come together. भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सेना पर दिए गए उनके बयान के लिए माफी मांगने की बात कही है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने पहली बार कहा कि वो सैनिकों का सम्मान करते हैं। इतनी लंबी यात्रा में कोई उन्हें समझा नहीं पाया था क्या? ये देश जवानों की शहादत का सबूत नहीं मांगता, उन्हें सलाम करता है। उन्होंने कहा कि अपने ऐसे बयानों पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी पहली बार बोले हैं कि मैं सेना का सम्मान करता हूं। जो पार्टी की ओर से गंभीर सवाल उठाए गए थे उसको उन्होंने पहली बार कहा कि हम सेना का सम्मान करते हैं। राहुल जी, दिग्विजय सिंह आपके साथ कन्याकुमारी से चल रहे हैं, तो हजारों किलोमीटर की यात्रा में आप उनको समझा नहीं पाए थे क्या? वो कोई पहली बार बोले थे क्या? और आज जब आपने ये कहा तो आपने कुछ और सवाल खड़े कर दिए। इसलिए आज इस चैप्टर का हम फाइनल हिसाब करने आए हैं। ये देश सेना के शहादत का सबूत नहीं मांगता, उनके बलिदान को सलाम करता है। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद पर अपना रुख स्पष्ट करे, सेना के सम्मान पर अपना रुख स्पष्ट करे। और क्या राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता बार बार सेना के खिलाफ बयान देकर किसे खुश करना चाहते हैं? भाजपा ने यह भी सवाल किया है। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के ऊपर अपने रुख को स्पष्ट करे।
कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के नाम पर अपने रुख को स्पष्ट करे। आज सेना के बड़े बड़े अफसर, जिसमें बहुत लोग उनके कुछ स्पेशल सेल्स के हेड भी रहे हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि हमें सेना के इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बोलते हैं वो कि भारत की सेना भारत का एक बहुत बड़ा एसेट है और हमें भारत की सेना की परंपरा, उसकी वीरता, उसके बलिदान पर बहुत गर्व है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। Langon pe Spartan dan pe gyal khapi Sondo so jani serce na sosyas pe skitsalpi Rikshum chos luk so inna kyagar yulir gyudzin Gărgă capucento Spartal dan perewai Lada wimas kuni Nina solvamos lami Kagara me geldar Tuz gyums dan polusi Dosun çadar Tundes bejik yuri Kagara me galdar Tuz gyums dan polusi Rijal dosun çadar Tundes bejik yuri ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन ऐप की सफलता के बाद अब इसी तर्ज पर यूविन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। यूविन को देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार किया गया है। देश के प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश के 2 जिलों में इस कार्यक्रम की पायलट परियोजना शुरू की गई है। इसे 11 जनवरी को 65 जिलों में शुरू किया गया। यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक गर्भवती महिला को पंजीकृत किया जाएगा और इसमें उनके टीकाकरण के रिकॉर्ड रखे जाएंगे। इसके बाद उनकी संतान और उनके जन्म के बाद में होने वाले टीकाकरण का रिकॉर्ड भी इसमें शामिल होगा। इससे घर बैठे ही अगले टीके की तारीख और टीकों की उपलब्धता की जानकारी माताओं एवं बच्चों को उपलब्ध होंगी। इस तरह बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कार्ड को रखने, टीकों की तारीख को याद रखने और कतार में लगने जैसी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। इससे टीकाकरण के संबंधी अपॉइंटमेंट की बुकिंग भी की जा सकेगी। देश में यूपीआई के तहत टीकाकरण रिकॉर्ड को अब तक मैनुअल रूप में रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि टीकाकरण का सारा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रखा जाएगा। इसके साथ ही पूरे टीकाकरण कार्यक्रम का डिजिटलीकरण भी हो जाने के बाद लाभार्थियों को तुरंत प्रमाण पत्र मिल जाएंगे और इसे वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर्स में भी रखा जाएगा।
मथुरा में केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की तैयारियों के तहत एक ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 17 विद्यालयों के बच्चों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य एस के अग्निहोत्री ने बताया कि मथुरा समेत उत्तर प्रदेश के 20 केंद्रीय विद्यालयों में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। मथुरा में 17 विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के 105 छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आज हमारे यहाँ पर मोदी जी के परीक्षा पे चर्चा उसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, चित्रकला, जिसमें हमारे स्कूल के 10 बच्चे हैं और 17 स्कूल के 100 बच्चे अलग अलग आए हुए हैं। उनका हम प्रोग्राम करा रहे हैं और ये मोदी जी जो परीक्षा पे चर्चा करा रहे हैं, ये आज पहली बार ऐसा होता है जो ऐसे कोई प्रधानमंत्री किसी परीक्षा के बारे में वो किसी को बताएं, बच्चों का उनका इतना ध्यान रखें। हमारे स्कूल में परीक्षा पे चर्चा ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि 27 तक चलेगा और मोदी जी भी हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं और उसमें हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल में भी वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसके बारे में हमें कुछ नॉलेज मिल रही है। परीक्षा पे चर्चा से संबंधित जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उससे पूर्व आज पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो किताब है एग्जाम वॉरियर्स, उससे संबंधित 25 थीम हैं। उन थीम से रिलेटेड एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं। कला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और हम 3 निर्णायक यहाँ पर हैं। हम जजेस ने मिलकर के इन 5 उच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का चयन किया है और ये विद्यार्थी, जैसा कि दिशा निर्देश है, अपने प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि स्थानों का सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे और साथ साथ इनको सबको एक एग्जाम वॉरियर्स जो प्रधानमंत्री जी की पुस्तक है उसकी एक प्रति भी दी जाएगी। और बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच 3200 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर निकला MV गंगा विलास क्रूज अपनी बेहतरीन सुविधाओं के लिए चर्चा में है। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज यात्रा मार्ग का DD न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर ने लिया जायजा। तो हम पहुंच चुके हैं दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास रिवर क्रूज में, और क्या है ये रिवर क्रूज और किस तरीके की फैसिलिटीज यहाँ पर हैं वो सब आपको आज हम दिखाने वाले हैं। और पहली बार DD न्यूज़ पर आप ये चीज़ सबसे देखेंगे। हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ रखी गई है और क्या क्या यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ के स्विस सैलानियों को दी जा रही हैं। तो हमारे साथ इस वक्त MV गंगा विलास रिवर क्रूज़ के जो ओनर हैं राज सिंह, वो इस वक्त मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो अब मैं जानना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज़ कहा जा रहा है, तो क्या है यहाँ की खासियतें और किस तरीके से आप लोगों ने इसको मेंटेन किया है? जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, एक जहाज़ से 2 रिवर सिस्टम्स को जोड़ने वाला सबसे लंबा रिवर क्रूज़ है दुनिया में। दूसरी चीज़ क्या है कि गंगा विलास अगर आप देखें इंटीरियर में है, तो आप नीचे से आए हैं तो नीचे की कलर स्कीम्स देखिए और ऊपर की कलर स्कीम्स देखिए किस तरह से है। इसकी आर्ट देखिए, इसकी जो हर चीज़ है वो हाथ की बनी हुई है, हमारे कलाकारों की बनी हुई है। तो आप यहाँ डाइनिंग हॉल में आए हैं, देखिए कि इसकी कलर स्कीम्स क्या है, इसमें कितनी लाइट आती है, और यहाँ भी हर चीज़ जो है वो हाथ की बनी। जो फर्नीचर है आप देखिए वो भी अपना यहीं का है। ये देखिए कि ये कॉलोनियल नहीं है, ब्रिटिश नहीं है, मुगल है, ये अपना पोस्ट इंडियन 50s का है। लाइट्स हैं ये भी हाथ की बनी हुई हैं, ये भी अलग प्रांतों से आई। तो हर जगह की जो चीज़ है, और इसमें स्पेस देखिए किस तरह से हमने उसको बनाया है, क्या है क्या नहीं है। तो ये जो है ये गंगा विलास का डाइनिंग हॉल है। देखिए तो हमारे जो कलाकार हैं उनको उनकी कलाएं हैं, तो जब यहाँ आएंगी तो उनको उससे प्रोत्साहन मिलेगा, उनको ज़्यादा इनकम होगी, तो वो हमारे लिए, देश के लिए अच्छा है। जैसा कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं, हम उसी के हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि उसी दिशा में आगे जाए। कॉरिडोर भी मैं देख रहा हूँ आपने कुछ खास डिज़ाइन किया है, इस तरह से लग रहा है। देखिए मैंने बताया ना कि हमारे जो इंटीरियर वाले हैं उन्होंने हर चीज़ हैंडीक्राफ्ट में काम लिया। तो ये जो कारपेट है ये मिर्ज़ापुर का बना हुआ है, UP का, और ये इससे कंबाइन करता है दोनों चीज़ों को। तो ये क्या है कि इट मेक्स अ ब्यूटीफुल पैटर्न। ये है सनडेक। तो यहाँ जब मौसम बहुत बढ़िया होता है और जब जहाज़ चल रहा होता है तो लोग यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि समुद्री जहाज़ों में जब आप समंदर में जाते हो तो आपको कुछ नहीं दिखता है, बट यहाँ से तो पूरा सब चीज़ दिखता है दोनों तरफ से। तो यही फ़र्क है जो रिवर क्रूजिंग का, जो बहुत आनंददायी है।
तो हमने आपको दिखाया दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज और ये भी बताया कि क्यों ये खास है और क्या खासियतें इसकी हैं। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज से। एमवी गंगा विलास क्रूज यानी गंगा पर तैरता जलमहल। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।